नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति ने सरकार के कामकाज को लेकर क्या कही हैं बड़ी बातें, चर्चा करेंगे इस खबर पर विस्तार से। होगी बात आर्थिक सर्वेक्षण की भी, जिसमें देश की जीडीपी से लेकर विभिन्न सेक्टर्स के मौजूदा आर्थिक स्थिति का ब्यौरा दिया गया है। करेंगे बात दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम अन्य दिग्गजों ने भी अलग अलग पार्टियों के लिहाज से अपनी अपनी पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद में पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण। अर्थव्यवस्था के अगले साल 6.3 से 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान। महंगाई का दबाव हुआ कम। एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग के विकास के लिए डीरेगुलेशन की सिफारिश। कल पेश होगा आम बजट। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति ने रखा विकसित भारत का विजन, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। पीएम ने कहा 10 साल में पहली बार संसद सत्र से पहले कोई विदेशी व्यवधान नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सोनिया गांधी की ओर से पुअर लेडी कहने पर बढ़ा विवाद। राष्ट्रपति भवन ने टिप्पणी को बताया अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस का शाही परिवार कर रहा अपमान। दिल्ली में और गरमाया प्रचार। पीएम मोदी ने की चुनावी रैली, कहा आपदा के लोग झूठ का बड़ा बम फोड़ सकते हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका गांधी की रैलियां। केजरीवाल ने भी किया प्रचार। दिल्ली विधानसभा के प्रचार के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। 7 विधायकों ने दिया पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। पार्टी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का लगाया आरोप। और न्यूज नाइट में सुर्खियों के बाद में खबरों में सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और पार्टी पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिहाज से वोटिंग होनी है और ऐसे में जब चुनाव प्रचार चरम पे है, प्रचार, इस बीच में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत 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 बड़ा झटका है। अपने ही 7 विधायकों के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों को झेलना और अपने आप में इन तमाम आरोपों का असर मौजूदा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो निश्चित तौर से पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने आप को बेदाग बताती है। उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल को बेदाग नेता बताती है, लेकिन जब अपनी ही पार्टी के 7 बड़े चेहरे जो कि विधायक के तौर पर चुने गए थे, वो अगर पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं और पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तो ये अपने आप में बेहद गंभीर बात सामने आती है। हमारे सहयोगी अमरेंद्र इस वक्त इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अमरेंद्र, ये 7 विधायक कौन कौन है और आरोप क्या है, भ्रष्टाचार के किन आरोपों को उन्होंने लगाया है? अमरेंद्र। देखिए आनंद, ये बहुत बड़ी खबर है। महज 5 दिन बचे हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव में और इन 5 दिन से पहले जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 7 मौजूदा विधायक और कद्दावर विधायक जो पिछले काफी समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने एकजुट होकर आज इस्तीफा दिया और इस्तीफा लेकर वो विधानसभा गए और उन्होंने पार्टी की जो मौजूदा जो सदस्यता है उससे भी इस्तीफा दे दिया। यानी कि एक भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर और कहा है कि पार्टी अब उन नीतियों से भटक गई है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के दलदल में है, क्योंकि वो राजनीति जिस राजनीति के लिए वो आए थे, अब वो राजनीति बची नहीं। लिहाजा उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला किया। और देखिए हमारे साथ ऐसे कुछ विधायक इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ जनकपुरी से विधायक ऋषि जी हैं और त्रिलोकपुरी से भी विधायक महरोलिया साहब हैं। सर, क्या वजह हुई कि अचानक 7 विधायकों ने एक साथ होकर इस्तीफा दिया? देखिए, सबसे बड़ी वजह है भ्रष्टाचार। जिस भ्रष्टाचार को लेकर हम लोग पार्टी बनाए, जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमने चुनाव लड़ा,
जिस भ्रष्टाचार के लिए हम लड़ाई लड़ते रहे, आज हमारी पार्टी उसी भ्रष्टाचार में डूबती जा रही है। अन्ना हजारे जी के आंदोलन से हम लोग निकले थे। अन्ना हजारे जी का भी ये कहना था कि भ्रष्टाचार एक दलदल है, जिसमें उतरोगे तो कपड़े गंदे होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का कहना था, जब तक हम गंदगी में उतरेंगे तब तक गंदगी साफ नहीं होगी। तो हम भी उसी उद्देश्य से हम पार्टी के अंदर लगे रहे। पार्टी में चुनाव लड़ने के बाद हमने सेवा शुरू की। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हम गंदगी निकालने के लिए उसके अंदर गए थे और ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ गए जिन्होंने गंदगी निकालने की बजाय उस गंदगी के अंदर ही रम गए। तो ये भ्रष्टाचार को मिटाने आने वाले अगर भ्रष्टाचार में ही घुस जाएंगे तो देश की जो डिमांड है, देश में लोगों ने जो आपके ऊपर उम्मीदें लगाई कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, उनकी उम्मीदों पर हम लोग खरे नहीं उतर रहे। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये पार्टी अब धीरे धीरे भ्रष्टाचारियों के हाथ में जा रही है। कुछ नए लोग आए, कुछ संगठन में आए, उन लोगों ने आके भ्रष्टाचार करना शुरू किया। जैसे उन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ा, चुनाव से भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई। फिर भ्रष्टाचार करते करते फिर आपके सामने शराब का भी मैटर आया। शराब का ऐसी नीति बनी जिसमें व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया और सारा का सारा सबके सामने है, जिसमें सब लोग अंदर भी चले गए। तो अब साफ नजर आता है कि हमारी पार्टी जो है भ्रष्टाचार मिटाने नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ाने आई हुई है। आरेंद्र, एक और बात बता दूं, ये राजेश ऋषि जो है वही विधायक है। अगर आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने इनसे टिकट के बदले में कई करोड़ रुपए मांगे हैं। और वहीं एक और आरोप आया था, राजकुमारी ढिल्लन जो है उनकी टिकट के बदले में भी उन्होंने पैसे मांगे हैं। सीधे जानते सर वो क्या मामला था जब आपने अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया कि टिकट के बदले में पैसे? देखिए, भ्रष्टाचार जो था, हम पहले अपने नेता से कभी भी कहते थे कि सर पैसे की कभी भी जरूरत हो हमें बताना। हमारी जनकपुरी के अंदर एक अच्छी राजनीति के लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं, चेक से पेमेंट आपको दे सकते हैं। लेकिन जब ये इलेक्शन आया तो इसमें जो तो हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता लगातार उन विधायकों से बात कर रहे हैं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के उन विधायकों से जिन्होंने आम आदमी पार्टी और की विधायकी से इस्तीफा दिया है और साथ ही साथ पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। अमरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अमरेंद्र, मैं चाहूंगा कि आप जो बात कर रहे हैं वो पूरी करें, लेकिन साथ साथ ये भी पूछे कि कौन से भ्रष्टाचार के जानकारी है उन लोगों को? मांगा गया और तो और हमारे तो विशेष सूत्र ने बताया कि राजकुमारी बेचारी नॉमिनेशन करने पहुंची है वहां पर और उसका भ्रष्टाचार में चली गई। अमरेंद्र, आप अपनी बात पूरी करें, जल्दी से उनसे ये पूछें कि देखिए मेरे साथ इस वक्त 7 में से 4 सीनियर विधायक मौजूद हैं और वो लगातार दिल्ली की जनता की सेवा के लिए आए थे। हम बात करते हैं कुछ और विधायकों से, जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने इस्तीफा दिया। सर, आखिर वो क्या वजह रही? एक लंबे समय तक राजनीति के लिए आए थे, आखिर क्या वजह रही? देखिए, पार्टी जिन सिद्धांतों की, जिन मूल्यों के नाम पर लोगों ने विश्वास जमा के यहां उनको सत्ता सौंपी थी, आज पार्टी उन सिद्धांतों और मूल्यों को छोड़ चुकी है। यही कारण है कि हमें अब इस पार्टी में विश्वास नहीं रहा है। हम जितने भी लोग हैं इस पार्टी में कमाने के लिए नहीं आए थे, हम सेवा भाव के लिए आए थे। हमने पिछले 12-14 साल इस पार्टी की सेवा की है और टिकट बंटवारे के समय जिस तरीके से पार्टी ने टिकट का बंटवारा किया है और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दी है जो पार्टी में पहले कभी नहीं थे। अगर दिल्ली में देखें तो 20-22 टिकटें चेंज हुई हैं। वो लोग पहले पार्टी में नहीं थे, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं, उनका काम कभी किसी ने नहीं देखा। हम लोग पार्टी में थे, हम लोगों को इकट्ठा एक तरफ करके किनारे कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात थी। सर, क्या लगता है आपको कि अब आम आदमी पार्टी जिस राजनीति के लिए आई थी, अन्ना हजारे के मूवमेंट से, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ होकर आई थी, आज भ्रष्टाचार के दलदल में वो खुद ही डूबी हुई है? देखिए, अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई। माननीय केजरीवाल साहब ने यही कहा कि हम भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं, ईमानदारी की राजनीति से व्यवस्था बदलने आए हैं। लेकिन पूरी तरह से कोई भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ और आम आदमी पार्टी आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में घुस गई है। आज जो ये विधायक हैं यहाँ पर, ये ज्यादातर वही लोग हैं जो अन्ना आंदोलन की मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ज्यादातर इस चुनाव के दौरान अन्ना आंदोलन वाली टीम को इन्होंने हटा दिया है, क्योंकि यही लोग सिद्धांत की बात कर सकते हैं। जो नए आए हैं, जो भ्रष्टाचारी खुद भी हैं, जिनको टिकट दी गई है, तो वो नहीं करेंगे, या जो पार्षद भी हैं उनको भी टिकट दी गई है, वो तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ाया गया है ताकि भ्रष्टाचार आगे बढ़ता रहे। तो आज आम आदमी पार्टी के लिए पूरा देश जानता है कि अगर भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी हो गई तो
आम आदमी पार्टी एक्सेप्ट नहीं हो सकती। यही एक पार्टी थी जिसने कहा था कि हम अमरेंद्र। करप्शन फ्री इंडिया बनाएंगे, और माननीय केजरीवाल साहब का तो एक वो पोस्टर भी था कि करप्शन फ्री इंडिया मेरी जिद है करके। लेकिन आज काम की बातें तो कर लेते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पे मौन है, भ्रष्टाचार की बातें नहीं कर रहे हैं। जी कि अमरेंद्र। लोग, मदन लाल जी 3 बार के विधायक हैं, पहली 13 से विधायक है, अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए हैं। मैं 12 साल से पार्टी से जुड़ा हूं, मैं भी 2 बार विधायक लगातार रहा हूं। हमारी विधानसभाओं में आप सर्वे कीजिए, अगर हम पे कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप हो तो हम लोग जो कहें वो मंजूर है। तो हम लोग उस तरह के नहीं थे। हमने इंटरनल प्लेटफॉर्म पे भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो भी पार्टी के इश्यू थे हमने उठाए थे। हम पार्टी के डिसिप्लिन सिपाही रहे। आज हमने पार्टी की सभी सदस्यताओं से इस्तीफा दे दिया, अब हम फ्री हैं। पार्टी के डिसिप्लिन सिपाही थे जी, और ये अमरेंद्र। विधायक बहुत सीनियर विधायक हैं, महरोलिया साहब हैं। सर, क्या वजह हुई कि दलदल में लगातार आम आदमी पार्टी जा रही है और आप लोग को ये फैसला लेना पड़ा? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये लोग बदल गए हैं, ये लोग ऐसे नहीं थे। हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि नहीं जी, ये पहले ऐसे नहीं थे, अब बदल गए। लेकिन असली बात ये है कि ये पहले से ही बेईमान थे, लेकिन अब मुखौटा हट गया है। असली में इनके मकसद यही था कि बिल्कुल अमरेंद्र, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में राजनीतिक घटनाक्रम है इस वक्त दिल्ली की सियासत के लिहाज से। 7 आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस्तीफा दिया और आपसे इस वक्त वो बात कर रहे हैं, और सभी लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा रहे हैं कि ये वो नहीं है जो अन्ना आंदोलन के समय से निकले थे। आज पार्टी और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सब ड्रामा है। हिमाचल में गारंटी दी थी कि महिलाओं को हर महीने 1500 देंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया। अभी की दिल्ली सरकार भी ऐसी है। पंजाब में भी झूठ बोला। तो और क्या ऑप्शन है? मोदी जी की डबल इंजन सरकार हमारे यूपी की तरह। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम और लगभग पूरे देश में मोदी जी ने वादे पूरे किए। अगर दिल्ली में भी उनकी सरकार लानी है तो 5 फरवरी मौका है। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों के संयुक्त अभिभाषण से हुई। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के द्वारा बड़े बदलावों का जिक्र किया तो बताया कि कैसे ये रिफॉर्म देश में बड़े बदलाव जमीन पर लेकर आ रहे हैं।
विकसित भारत के लिए मोदी सरकार के कामों को गिनाते हुए राष्ट्रपति ने लोगों की जिंदगी में को बेहतर करने की तमाम उपलब्धियों को भी देश के सामने रखा। राष्ट्रपति ने महिला शक्ति के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को देश के सामने रखा तो ढांचागत विकास से दुनिया में तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर को भी पेश किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को बजट सत्र शुरू होने पर संसद के दोनों सदनों को जब संबोधित किया तो उसमें न केवल केंद्र सरकार द्वारा भारत के विकास के विजन का रोड मैप दिखा, बल्कि देश के विकास की लंबी यात्रा में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र था। राष्ट्रपति ने बताया कि कैसे भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल में सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। राष्ट्रपति ने बताया कि कैसे सरकार के 1 दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है, देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप है, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार भी है। मेरी सरकार के प्रयास के बल पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। राष्ट्रपति ने जोर देकर के कहा कि उनकी सरकार महिलाओं की अगुवाई में देश को सशक्त बनाने में विश्वास करती है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संसद के लिए गौरव का विषय है कि बड़ी संख्या में भारत की बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रही हैं और कॉरपोरेट कंपनियों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। मेरी सरकार के निर्णय के बाद बालिकाओं की भर्ती राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रारंभ हो गई है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी महिला कैडेट्स को भर्ती शुरू की गई। हमारी बेटियां आज ओलंपिक में मेडल लाकर देश को भी गौरवान्वित कर रही हैं। राष्ट्रपति ने देश की अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया और कहा कि कोविड और उसके बाद के हालात एवं युद्ध जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थायित्व एवं रेजिलियंस दिखाया है उसके सशक्त होने का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने डिजिटल टेक्नोलॉजी पर चर्चा की और बताया कि गाँव में भी बैंकिंग सेवाएं और UPI जैसी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। देश में मजबूत होते बुनियादी ढांचे के बारे में भी राष्ट्रपति ने विस्तार से बताया। पिछले 1 दशक के काम को आगे ले जाते हुए पिछले 6 महीने में मेरी सरकार ने भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश किया है। वाडवोन में भारत के पहले डीप वाटर मेगा पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पूरी हो गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चेनाब ब्रिज का निर्माण हुआ है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। राष्ट्रपति ने 1 नेशन 1 इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों का जिक्र किया और कहा कि सरकार ने इस पर तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं। राष्ट्रपति ने कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी तो साथ ही संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब अम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन किया। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा बीते 1 दशक में किए गए प्रयासों का जिक्र किया तो डिजिटल भारत की दिशा में हासिल स्वर्णिम उपलब्धियों को भी देश के सामने रखा। रक्षा, अंतरिक्ष, शिक्षा जैसे क्षेत्र में 1 दशक में बदलावों को राष्ट्रपति ने गिनाया। तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद जो विकास हुआ, ऐसे तमाम बड़े बड़े कदमों का भी देश के सामने रखा। देश की पिछड़ी आबादी के लिए कैसे तेजी से काम किया जा रहा है, इस पर भी राष्ट्रपति ने उनके अभिभाषण में फोकस नजर आया। दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने जब देश के विकास का खाका खींचा तो बताया कि देश के विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार संकल्पित है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। राष्ट्रपति ने बताया कि कैसे सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है।
आज हमारा युवा स्टार्टअप्स, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फील्ड में देश का नाम रोशन कर रहा है। माई भारत पोर्टल के जरिए लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जुड़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने रिकॉर्ड संख्या में 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। राष्ट्रपति ने अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। वो दिन भी दूर नहीं जो भारत में निर्मित गगनयान में एक भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में जाएगा। कुछ दिन पहले इसरो ने अपना 100वां लॉन्च करते हुए सैटेलाइट के सफलतापूर्वक स्थापित किए। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में किसान, जवान और विज्ञान के साथ ही अनुसंधान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा लक्ष्य भारत को ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस बनाना है। देश के शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपया की लागत से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया गया है। 10,000 करोड़ रुपया के लागत से विज्ञान धारा योजना के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया AI मिशन प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रपति ने आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था को सरकार का लक्ष्य बताया और कहा कि किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से काम हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत की एक महत्वपूर्ण कसौटी देश का संतुलित विकास है और सरकार की कोशिश है कि हर क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे रही है। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की इन्हीं भावनाओं को समझा, उनके दिल से दूरियों का भाव समाप्त किया। 10 से अधिक शांति समझौते को कर सरकार ने अनेक गुटों को शांति के मार्ग से जोड़ने का काम किया है और उसे 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव अत्यंत शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर आगे बढ़ रही है और देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। देश में बने 2 युद्धपोतों और 1 पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। सीमाओं की रक्षा के साथ साथ देश के सीमावर्ती क्षेत्र का विकास भी हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है। राष्ट्रपति ने बताया कि कैसे वैश्विक अस्थिरता के वातावरण में भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता का स्तंभ बनकर विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। विश्व बंधु की छवि मजबूत करते हुए विश्व में कई आपदाग्रस्त इलाकों में भारत ने तुरंत सहायता भरा हाथ बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियां 2047 में अवश्य विकसित, सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत देखेंगी। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही हम करेंगे चर्चा और इससे जुड़े हुए विषय पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। टंडन जी, शुरुआत आपसे ही। राष्ट्रपति के अभिभाषण एक ऐसा मौका होता है जहां पर अभी तक के सरकार के कामों का लेखा जोखा भी दिखाई पड़ता है, तो भविष्य की एक रूपरेखा भी दिखाई पड़ती है। आप आज के इस अभिभाषण में किस प्रकार का एक डायरेक्शन या किस प्रकार की उपलब्धियों को देखते हैं आप? सबसे पहले मैं तो एक जो आज दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया जी ने आज जिस प्रकार से राष्ट्रपति के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की, वो राष्ट्रपति भवन की ओर से उसके बारे में कहा गया है कि वो अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ऐसी टिप्पणी से जो जितने हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनका अपमान हुआ है और जो राष्ट्रपति का जो संवैधानिक पद है उसकी गरिमा को भी ठेस लगी है। सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार तैयार करती है और उसको कैबिनेट मंजूरी देता है, तो स्वाभाविक है कि उसमें सरकार की उपलब्धियां और सरकार की आने वाली योजनाओं के बारे में बात की जाती है। विपक्ष को पूरा अधिकार होता है कि वो उन
नीतियों के बारे में या उपलब्धियों के बारे में किसी प्रकार की भी टिप्पणी कर सकता है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना राष्ट्रपति के बारे में ये मैं समझता हूँ शायद पहली बार हुआ है, और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि बाकी कुछ जो विपक्ष के नेताओं ने ये कहा कि ये उसके भाषण का जो वो था जिसमें नीतियों के बारे में आप आलोचना कर सकते हैं, और इस पर जब चर्चा भी होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, तब भी विपक्ष जो है उन नीतियों की चर्चा कर सकता है और आलोचना भी कर सकता है। तो आज ये जो दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई, मैं समझता हूँ ये नहीं होनी चाहिए थी, और इसको भी शायद देश की जनता भी इसके बारे में अपना राय बनाएगी कि ऐसा आगे ना हो, इसकी एक प्रथा ना बन जाए, नहीं तो जितना भी ये संवैधानिक पद है इसकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी। और इसके अतिरिक्त मैं कहूंगा कि आज जितनी भी उपलब्धियों की बात की गई उनमें किसानों के बारे में बात की गई, और छात्रों के बारे में विशेष तौर से 500 कंपनियां इन्हें इंटर्नशिप दी जाएगी, पर पेपर लीक को रोकने के लिए जो नए कानून के बारे में भी राष्ट्रपति ने बात की, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 26,000 करोड़ की भी स्वीकृति दी, और 6 माह में 17 वंदे भारत चली। ये इस प्रकार की उपलब्धियों की भी बात की, और आने वाले समय में क्या योजनाएं सरकार लाने वाली है उसकी भी विस्तृत चर्चा हमने सुनी। तो मैं समझता हूँ ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जब बजट सत्र शुरू होता है तो वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही शुरू होता है, और उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाए। मैं समझता हूं ये विपक्ष बहुत जरूरी है, विपक्ष को मंथन करना चाहिए। बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इस प्रकार की टिप्पणियों से इस प्रकार के ओहदे पे बैठे हुए लोगों के बारे में बोलना ये बहुत ही स्तरहीन राजनीति कहीं ना कहीं दिखाता है। विजय जी, आपको लगता है कि राष्ट्रपति के जो पूरा अभिभाषण था उसमें एक सार रूप में ये भी दिखाई पड़ा कि किस प्रकार से रिफॉर्म किए गए हैं, परफॉर्म किया गया, और एक ट्रांसफॉर्म की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और उसका आंकड़ों के साथ एक तरीके से इस पूरे अभिभाषण में प्रस्तुति दिखाई पड़ी है। विजय जी। बिल्कुल आर्यन जी, बिल्कुल ठीक बात है। सरकार, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो सरकार ने क्या किया है और क्या करने जा रही है उसका एक वो होता आईना होता है, और जिसमें आपने कहा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात है। और आप सोचिए जमीन से, यानी किसानों की बात से लेकर इसरो का जो हमारा पूरा अभियान है, सैटेलाइट्स का जो अभियान है, आसमान में उड़ने का जो अभियान है, वहां तक का पूरा विस्तार है उस अभिभाषण में। और जैसे टंडन साहब ने भी जिक्र किया कि और सब छात्रों की बात की गई है, किसानों की बात की गई है, वंदे भारत की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, वो सब महत्वपूर्ण बातें हैं। महिलाओं पर बड़ा जोर दिया है हमारी जो राष्ट्रपति है, उन्होंने भी महिलाओं को लेकर एक पूरा, आपने भी कार्यक्रम में जिस बात का जिक्र किया, बड़ा जोर दिया गया है। और वंदे जो नारी वंदन अधिनियम है उस पर भी बात की गई है। तो महिलाओं को लेकर, छात्रों को लेकर, किसानों को लेकर, जवानों को लेकर, आसमान तक की जो बात है उस पर की गई। लेकिन आपने भले इस बात की चर्चा नहीं की, लेकिन टंडन साहब ने भी जिस बात का जिक्र किया वो थोड़ा सा लगता है, क्योंकि इसका पूरा मौका, यदि आपको संसदीय व्यवस्था समझ में आती है, मतलब हमारे दर्शकों में, तो उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आपके पास थैंक्स वोट ऑफ थैंक्स होता है, राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव होता है अभिभाषण पर, और उसमें विपक्ष को पूरा मौका होता है कि सरकार की नीतियों और जो भी अभिभाषण में कहा गया है उस पर आपको क्या सुधार करना है या क्या आपत्ति है वो जाहिर कर सकते हैं। ये मौके पर यदि एक बड़े सांसद, बड़े नेता, अनुभवी नेता, लंबे समय से संसदीय कार्य में रहे हो, वो राष्ट्रपति पर कोई टिप्पणी करे और एक सांसद कहे कि बोरिंग है, ये कोई फिल्म नहीं है सर आर्यन जी, ये कोई थिएटर का वो नहीं है। बोरिंग क्या होता है? आप टिप्पणी कर सकते हैं कि ये ठीक नहीं है जी, इस तरह से सरकार ने जो रखा है, या वो उस पर चर्चा करें, नीतियों पर करें, उनके कार्यक्रमों पर करें। उन्होंने जो बात की उस बोरिंग, तो जैसे कोई एंटरटेनमेंट का कोई शो चल रहा हो और आप कहें कि ये बोरिंग है, तो वो भी थोड़ा सा आपत्तिजनक है। और जिस तरह से राष्ट्रपति को लेकर निजी टिप्पणी की गई वो बहुत अच्छे टेस्ट में मैं उसको नहीं देखता हूँ। अच्छा हुआ कि राष्ट्रपति भवन को भी इस पर जाहिर किया गया। जी विजय जी और अशोक जी, आप बने रहिए हमारे साथ में, हम वो दिखाते हैं जिस टिप्पणी को आप जिक्र भी कर रहे हैं कि आखिर वो पूरा मसला क्या, क्योंकि संसद के बजट सत्र के पहले ही दिन सोनिया गांधी की राष्ट्रपति के ऊपर विवादास्पद टिप्पणी से पूरा विवाद हो गया है। क्या है पूरी खबर, इस खबर को देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सोनिया ने किया राष्ट्रपति का अपमान, संसद से सड़क तक सियासी घमासान, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने बोला हमला, बैकफुट पर आई कांग्रेस।
संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण की हर ओर चर्चा हो रही थी, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की एक टिप्पणी ने सियासी माहौल को गर्मा दिया। संयुक्त अभिभाषण में हिस्सा लेने के बाद मीडिया ने जब गांधी परिवार से इस पर टिप्पणी की तो उस पर दी गई सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया ने विवाद को गहरा दिया। इस पर बढ़े विवाद के बारे में आपको बताएं, उससे पहले सुन लीजिए आखिर सोनिया गांधी ने कहा क्या। सुना आपने, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुअर लेडी यानी कि बेचारी महिला बता दिया। टिप्पणी पर विवाद बढ़ा तो राष्ट्रपति भवन का भी बयान आया। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की हैं जो स्पष्ट रूप से उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और इसलिए अस्वीकार्य हैं। इन नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रपति महोदया भाषण के अंत में बहुत थक गई थीं और वे मुश्किल से बोल पा रही थीं। राष्ट्रपति किसी भी समय थकी हुई नहीं थी। दरअसल उनका मानना है कि हाशिए पर पड़े समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसा कि वे अपने संबोधन के दौरान कर रही थीं, कभी भी थकाऊ नहीं हो सकता। राष्ट्रपति कार्यालय का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि नेताओं ने हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं के मुहावरे और विमर्श को ठीक से नहीं समझा हो और इस तरह गलत धारणा बना ली हो। किसी भी मामले में इस तरह की टिप्पणी अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी के लिए सोनिया गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राष्ट्रपति ने बेहतरीन भाषण दिया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। बीजेपी नेताओं ने माफी की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी की आदिवासी और महिला के प्रति सोच पर सवाल उठाया है। श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनकी सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भारत की राष्ट्रपति जी के बारे में बताए, जो शब्द उन्होंने उच्चारण किए, मैं उसको मुंह में भी ले सकता हूं। इस प्रकार की अहंकार के लिए मैं कठोर से कठोर शब्द में उसको निंदा करता हूं। महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी है उसको कमजोर दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई हो। इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से आपत्तिजनक बयान आ चुके हैं। पार्लियामेंट डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी और विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ बने हुए। अशोक जी, ये पूरा विवाद के बीच में आपको लगता है कि ये किस प्रकार की मानसिकता है जो इस प्रकार के उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति और एक महिला के लिए इस प्रकार से बोलना, ये तो अपने आप में एक अजीब स्थिति दिखाता है, पहले कभी नहीं सुना गया इस प्रकार का। देखिए, चाहे राष्ट्रपति महिला हो या राष्ट्रपति आदिवासी हो, राष्ट्रपति राष्ट्रपति हैं और संवैधानिक सबसे सर्वोत्तम पद है। उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए कभी भी किसी राजनेता ने आज तक अभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। जैसे मैं देख रहा था कि हमारे साथी भी कह रहे थे, त्रिवेदी जी, कि आप उस भाषण का जो मसौदा है, कंटेंट है, सरकार की जो उपलब्धियों के बारे में जो उसके बारे में टिप्पणी करिए कि हमें ये पसंद नहीं आई, हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है। और दूसरा, आपको मौका मिलने वाला है जब 3 से 4 फरवरी तक इस पर, इसके राष्ट्रपति अभिभाषण के प्रस्ताव पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी। लेकिन आज ये इस मौके पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी राष्ट्रपति के प्रति ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे आज शायद मैंने अपने पत्रकारिता के इतने लंबे जीवन में कभी नहीं देखा जी, ऐसे अवसर पर राष्ट्रपति भवन को एक स्पष्टीकरण देना पड़ा हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है, लेकिन आगे से ऐसा विपक्ष या कोई भी राजनेता ना करे, क्योंकि नहीं तो बड़ी गलत प्रथा बन जाएगी कि हम कभी भी जब भी चाहें, संसद हो या बाहर हो, सर्वोच्च पद के बारे में इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी से हमेशा बचने की जरूरत है। विजय जी, विजय जी, समय थोड़ा सा सीमित है, लेकिन हमने पहले भी देखा है कि अधीर रंजन चौधरी का बयान और या पहले भी इस प्रकार के कांग्रेस नेताओं के बयान हमने देखे हैं जो अपने आप में गरिमा को गिराते हैं। बिल्कुल, आर्येंद्र टंडन साहब तो सरकार में भी रहे हैं,
वाजपेयी सरकार के साथ बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते रहे, पत्रकारिता में भी उनका लंबा, वो बिल्कुल ठीक बात करे। और आपने जिस बात का जिक्र किया, इसका मतलब है कि आप मानसिकता पर ये बात कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि यदि कोई बात कह भी दी गई है, हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि मैं राष्ट्रपति को लेकर आपने कहा कि उच्च पद है, मैं उच्च पद नहीं मानता। वो तो सबसे बड़ा पद है संवैधानिक। देश के फर्स्ट सिटीजन है हमारे राष्ट्रपति, और वो महिला है, आदिवासी है, दलित है, पुरुष है, इससे कोई मायने नहीं है। राष्ट्रपति अपने आप में महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति पर इस तरह की टिप्पणी किसी भी तरह से उचित नहीं है। और यदि आपको लगा कि आपने कोई बात बोली और उस पर कोई रेस्पॉन्स आ रहा है, तो आपको तुरंत उस पर कहना चाहिए कि भाई हमारी मंशा ये नहीं थी, माफी मांगते हैं, खेद प्रकट करते हैं, जो भी जिस तरह से भी वो कहना चाहे। तो ये आप पर बार बार किसी न किसी बहाने से कोई हमला किया जा रहा है, तो ये संवैधानिक पदों पर हमले की तरह से मैं इसको देखता हूं। और राष्ट्रपति भवन हमारे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। और बिल्कुल टंडन साहब कहे, मैं तो पहली बार देखा कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से कोई सफाई जारी करनी पड़े, क्योंकि वो बहुत मजबूरी होगी तब वो इस तरह की सफाई उन्होंने जारी की। बिल्कुल, इस प्रकार के विषयों में ऐसी हमने टिप्पणियां नहीं देखी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिलहाल वक्त की सीमा, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे खबर की आर्थिक सर्वे में अर्थव्यवस्था की मजबूत तस्वीर में आखिर क्या क्या है आंकड़े। इस खबर पे होगी विस्तार से नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है, म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद खबर आज की एक और बड़ी जो की है आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर, क्योंकि आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। क्या कुछ बड़े तथ्य उससे निकल के आए हैं उसका हम जिक्र जल्दी से करते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री की ये तस्वीर हम लगभग कुछ ऐसी तस्वीर कल देखेंगे जब वो बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है। इसमें 2025-26 यानी कि अगले वित्तीय वर्ष में GDP 6.3% से 6.8% तक रहने की उम्मीद व्यक्त की गई है। तो वहीं बताया गया कि मौजूदा वर्ष में महंगाई
5.4% से कम होकर 4.9% रह गई है, यानी कि महंगाई पे राहत मिली है। बेरोजगारी दर 6% से घटकर 3.2% पर पहुंची है। तो ईपीएफओ में नेट पेरोल 6 साल में दोगुना हुआ है। इसी प्रकार से सर्विस सेक्टर में विकास दर 8.3% की वृद्धि से आगे बढ़ी है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कैसी है देश की आर्थिक व्यवस्था की हालात। 2014-15 में कृषि के लोन 8.45 लाख करोड़ थे और इसी प्रकार से ये अपने आप में बढ़े हैं। 2023-24 में किसानों का लोन जो है वो करीबन 25.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो जो कि बताता है कि किसानों की जो आय, जो क्रेडिट लेने की क्षमता है उसमें एक बड़ा विस्तार हुआ है। बैंकों का जो लाभ है वो बढ़ा है, जो कमर्शियल बैंक है उनका लाभ बढ़ा है। बैंकों का एनपीए 12 वर्षों में सबसे कम रहा है। एनपीए मार्च 2021 में 7.3% से घटकर सितंबर 2024 में 2.6% रह गया। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि बैंकों का वो लोन जो अपने आप में वापस आने की संभावना नहीं, यानी कि बैंकों को जो एक तरीके से दिक्कत में ले जाता है, ऐसी स्थिति कम हुई है। सामाजिक क्षेत्र में केंद्र और राज्यों का कुल निवेश बढ़ा है। 2017 में 43 लाख करोड़ रुपए ये निवेश था, वहीं 2025 में 98 लाख करोड़ रुपए ये निवेश हो गया है, जो सरकार का निवेश को आगे बढ़ता हुआ दिखाता है। इसी प्रकार से बीएसई पूंजी संग्रह में लगभग 136% की वृद्धि हुई है, यानी कि बॉम्बे एक्सचेंज में जो पूंजी वृद्धि है वो 136% के आसपास है। 9 महीनों में ही निर्यात में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात की जाए तो $640 बिलियन से ज्यादा है और ये अपने आप में एक बहुत बेहतर स्थिति की दिखाता है, जो कि भारत के फंडामेंटल्स स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। बीएसई पूंजी संग्रह में 136% की वृद्धि का हम जिक्र कर चुके हैं और इस प्रकार से ये इस तथ्यों का भी हम जिक्र कर चुके हैं। अगले तथ्यों की ओर जाते हैं और आपको बताएं कि किस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण में जो एक खाका निकल के आया वो आने वाले कल के बजट की एक बेहतर और ये बताता है कि किस प्रकार की स्थिति होगी। आर्थिक सर्वेक्षण की बड़ी बातों के लिहाज से अगर बात की जाए तो दूरसंचार कंप्यूटर में भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक एक तरीके से बना है। ये आज एक तरीके से बात निकल के आई। भारत अपनी क्षमताओं का विस्तार दे रहा है। 99% स्मार्टफोन जो भारत में इस्तेमाल हो रहे हैं वो अब देश में ही बन रहे हैं, यानी कि उनको हम इंपोर्ट करना बंद कर रहे हैं। सेवा निर्यात में 12% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 16% के आसपास पूरी इकोनॉमी में दिखाई पड़ता है। 46.8% ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन से हम उत्पादित कर रहे हैं। लगभग 50% के आसपास हमारी ऊर्जा जरूरतें गैर जीवाश्म ईंधन से आ रही हैं। सरकारी स्वास्थ्य खर्च 29% से बढ़कर 48% हो गया है, जो बताता है कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा खर्च कर रही है। आम लोगों का स्वास्थ्य पर खर्च 62.6% से घटकर 39.4% रह गया, क्योंकि सरकार का खर्च बढ़ा है तो आम लोगों का जेब से पैसा कम खर्च हो रहा है स्वास्थ्य के मोर्चे पर। आर्थिक सर्वेक्षण की बड़ी बातों के लिहाज से बात की जाए तो एफडीआई की बात करें 2023 में $47 बिलियन और 2024 में $56 बिलियन, यानी कि इसमें इजाफा हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो कि विदेशों से भारत में निवेश आता है वो आंकड़ा भी बढ़ा है। पीएम आवास योजना शहरी में अगर बात की जाए तो 1.18 करोड़ घरों को स्वीकृति मिली है। बड़ी संख्या में इसमें घर बन भी चुके हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण की बात की जाए तो लगभग 2.2 करोड़ 70 लाख घर स्वीकृत हुए और बड़ी संख्या में लोग अपनी छत को हासिल भी कर चुके हैं। 23 शहरों में 1010 किलोमीटर मेट्रो का नेटवर्क बन चुका है और 980 किलोमीटर अतिरिक्त नेटवर्क पे काम चल रहा है। पीएम ग्राम सड़क योजना में लगभग 7.25 लाख किलोमीटर सड़कें बनी हैं। ये दिखाता है कितना बड़ा विस्तार देश में सड़कों का जाल बिछा है। जल जीवन मिशन में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर पे नल से जल मिल रहा है। यह शुद्ध पीने का पानी का जो एक अभियान था वो जमीन पे रंग लाता नजर आ रहा है। करीबन 12 करोड़ निजी शौचालयों का निर्माण हुआ है तो लगभग 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए हैं, जो स्वस्थ भारत मिशन को लेकर एक तरीके से उस दिशा में आगे बढ़ते हुए कदम हमारे दिखाता है। तो ये अपने आप में तमाम वो आंकड़े हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण के नजरिए से निकल के आए थे और इसी विषय पे हम आगे विस्तार से चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, उनका हम जिक्र करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर नीलांजन बानिक हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर नीलांजन, समझना चाहेंगे कि आज के जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें सबसे बड़े पॉइंट्स आपको क्या नजर आते हैं जो हमको दिखाते हैं कि हाँ कल के बजट के लिहाज से ये गुंजाइश दिखाई पड़ती है और भारत की इकोनॉमी आज यहाँ पे खड़ी हुई है? देखिए, अगर आप इंडिया का ग्रोथ स्टोरी देखते हो, आज का जो डेटा बोल रहा है हम लोगों का ग्रोथ है 6.3 से 6.8% के रेट में हम लोग ग्रो करने वाले हैं। अभी आप पूरा वर्ल्ड में, विश्व में देखिएगा, अगर यूएस ले लेते हो या यूरोपियन इकोनॉमी में यूके या जर्मनी या इटाली ले लेते हो, सब जगह में ग्रोथ रेट लेस देन 2% हो रहा है जी। अगर आप चाइना को देख लेते हो, उसका ग्रोथ रेट है 5%,
जापान का ग्रोथ रेट है 1.9%, साउथ कोरिया का ग्रोथ रेट है 3.2%. इफ यू कंपेयर दैट, इंडिया का ग्रोथ रेट जो 6.3 से 6.8% गवर्नमेंट इज प्रेडिक्टिंग, मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि पूरा विश्व में अगर आप देखेंगे अभी जो हालत है, कहीं पे युद्ध हो रहा है, कहीं पे इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है. सो उसी सिलसिले में भारत में जो 6.3 से 6.8 का आंकड़ा मिला है, मेरे ख्याल से ये काफी रोबस्ट ग्रोथ का बिल्कुल जो दुनिया में जो स्थितियां हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उस लिहाज से बहुत बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन सर बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे में एक आगे किस प्रकार के जो पॉलिसीज हैं उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिखाई पड़ता है. आपको लगता है कि रिफॉर्म्स के लिहाज से, डीरेगुलराइज करने के लिहाज से भी कई ऐसे सजेशंस दिए गए, आपको लगता है कि वो क्या कोशिशें हो सकती हैं जिनमें हम कल बजट में कुछ उम्मीद देख सकते हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का आंकड़े लेते हो बिटवीन 2020 और 2024 तक, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रहा है फॉर बिल्डिंग रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इवन रिन्यूएबल एनर्जी, वो अभी करीब 40% के रेट से ग्रो किया है ओवर द लास्ट 4 years. नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक बहुत महत्व जो अवदान है वो है इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. मान लो आप गवर्नमेंट 100 रुपया खर्च कर रहा है, और हमारा इंडिया में मल्टीप्लायर इफेक्ट इज ऑलमोस्ट 2.5 टाइम. अगर आप 100 रुपया खर्च करते हो, इसका मतलब आपका अल्टीमेटली 250 रुपया का एक मुनाफा मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो रहा है. सो उसी सिलसिले में और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो रिफॉर्म के बात आप कर रहे हो, अगर आप जीएसटी टैक्स कलेक्शन देख लेते हो, फॉर द फर्स्ट टाइम ये 21 लाख करोड़ रुपीस इट हैज क्रॉस्ड. जीएसटी का और एक फायदा जो हो रहा है, हमारा इकोनॉमी फॉर्मलाइज इकोनॉमी हो रहा है. तो फॉर्मलाइज इकोनॉमी होने में जो और एक फायदा होता है, जो जीडीपी का जो आंकड़ा होता है वो और बरिष्ठ हो जाता है. क्योंकि पहले क्या होता था, इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता था वो जीडीपी में खास करके कैप्चर नहीं होता था. अभी क्योंकि हम लोग फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस काफी बड़ा हो रहा है. आप अभी बताए हो दैट जो लोन डिफॉल्ट हो रहा है वो कम हो गया है. जी, मेरा सवाल भी सर यही था कि जो अगर हम कुछ इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के लिहाज से बात करें, या जो वित्तीय अनुशासन कहा जाता है जिसको लेकर, उस लिहाज से हमारी जो इकोनॉमी की पोजीशन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वही एक सबसे मैटर करता है कि आप और ज्यादा आगे कहां तक जा सकते हैं अपनी जो आपकी सोशल जो अपनी योजनाओं को लेकर आएंगे, उस लिहाज से. वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं ये जितना भी लोग एमएसएमई सेक्टर में है या इनफॉर्मल सेक्टर में है, कैसे उसको फॉर्मल सेक्टर में लिया जाए. और इसके लिए गवर्नमेंट का जो जैम ट्रिनिटी है, जनधन, आधार और मोबाइल का जो संयोग वो बनाया है, इससे बहुत फायदा हो रहा है. जो लोग मान लीजिए छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, पहले क्या होता था, उसका कोई कैश स्टेटमेंट नहीं होता था, क्रेडिट स्टेटमेंट नहीं होता था, इसके लिए वो बैंक से लोन भी नहीं मिल पाता था. क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन, ऑलमोस्ट 25 to 30% ऑफ द कैश ट्रांजैक्शन फॉर दिस, मतलब ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में छोटा छोटा बिजनेस करता है, उसका ऑटोमेटिकली कैश ट्रांजैक्शन आर गेटिंग डॉक्यूमेंटेड. इसलिए दे आर ऑल्सो गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक. जो पहले उसको बैंक से लोन नहीं मिलता था, अभी उसको बैंक से भी लोन मिलना शुरू हो गया. इससे क्या होता है, हम लोग जो बोलता है इंक्लूसिव ग्रोथ का नजरिया से अगर आप देखिएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है. और इंक्लूसिव ग्रोथ होने का मतलब है हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखते हो, वहां पे देखिएगा हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि ना जीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण एक अवदान है, वो अभी भी एक स्ट्रांग पोजीशन में है. हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 58% ऑफ जीडीपी के रेट से ग्रो कर रहा है. और एक चीज आपको बताना चाहता हूं सर, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता था, मैं थोड़ा सा, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, तो रूरल इकोनॉमी को लेकर मैं स्पेसिफिक आपसे समझना चाहता हूं कि हम एग्री सेक्टर के लिहाज से बात करें या फिर रूरल इकोनॉमी में जो तमाम लोग आते हैं उनकी क्रेडिट लेवल एक तरीके से बढ़ रहा है, उनके हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ती दिखाई पड़ रही है, तमाम इंडिकेटर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये किस और इंडिकेशन देते हुए दिखाई पड़ते हैं?
रूरल इकोनॉमी में और एक चीज हो रहा है। अगर आप एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट लेते हो, फॉर द लास्ट 2 बरस हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट काफी स्ट्रांग हुआ है। इसका जो आउटकम है, आप देखोगे इन्फ्लेशन का जो महंगाई का जो नंबर है, दैट हैज फॉलन, जो आपने दिखाया जी। और गोइंग फॉरवर्ड इकोनॉमिक सर्वे यही इंडिकेट कर रहा है, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024-25 आप देखेंगे इन्फ्लेशन और कम हो गया। इसका मतलब क्या है? रूरल सेक्टर में जितना भी लोग हैं उसके परचेसिंग पावर ज्यादा हो जाएगा। परचेसिंग पावर ज्यादा हो जाने से जो इंडस्ट्रियल थोड़ा घटना शुरू किया था, दैट वी विल मैनेज, उसको एक बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिमांड सप्लाई का खेल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलांजन, थोड़ा वक्त कम है हमारे पास। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उम्मीद जताई है कि महिलाओं, गरीबों, मध्यम वर्ग को लेकर इस बार के बजट में घोषणाएं हो सकती हैं। पीएम मोदी ने इस बार सत्र से पहले किसी प्रायोजित विवाद के पैदा न होने पर विपक्ष में इशारों में कटाक्ष भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लगातार 8वीं बार अपना बजट पेश करके नया इतिहास बनाती नजर आएंगी। तो आज उन्होंने आला अधिकारियों के साथ मिलकर कल पेश होने वाले बजट को आज अंतिम रूप भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली के द्वारका में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। उन्होंने लोगों से 5 फरवरी को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की और सत्तारूढ़ आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दिल्ली को तकरार नहीं बल्कि तालमेल की सरकार की जरूरत है। दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। ताकि मिलजुल करके दिल्ली की हर बड़ी समस्या का समाधान हो। हमें मिलकर दिल्ली को लूट और झूठ की आपदा से मुक्त कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में आपदा के लोग झूठ का कोई बड़ा बम फोड़ सकते हैं। उन्होंने यमुना की सफाई और गरीबों को मिलने वाले घरों पर भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल बिंदुओं को अपने संबोधन में शामिल किया।
पीएम ने अरविंद केजरीवाल के आवास शीश महल का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें गरीबों का दर्द कभी समझ नहीं आएगा। आपदा वाले आज भी केंद्र सरकार के बनाए हुए हजारों घर दिल्ली के गरीबों को नहीं सौंपते। गरीबों के प्रति कितनी नफरत है। बने बनाए घर बर्बाद हो रहे हैं और दूसरी तरफ अपने लिए करोड़ों का शीश महल बनवाने वालों को गरीब का ये दर्द कभी भी समझ नहीं आएगा। गरीबों को घर के लिए यहां भाजपा की सरकार बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा को गरीबों और मध्यम वर्ग का हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया गया, उसी तरह दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर उन्हें सशक्त किया जाएगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ नई दिल्ली से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न्यूज नाइट में फिलहाल आज से इतना ही। नमस्कार।